नमः संस्कृताय। संस्कृत के मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए ऐसा कहा था कि साहित्य के कुछ वीडियो मैं आपके पास संप्रेषित करूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन पढ़ा दूं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन पढ़ा दूं, जिससे जो आगामी 4-5 दिनों के बाद आपका जूनियर का जो शिक्षक भर्ती है संस्कृत विषय के लिए और हिंदी विषय के लिए, दोनों विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तो बहुत हितकारी है ही मित्रों। साथ साथ जो यूपी टेट के विद्यार्थी हैं, जहां से साहित्य के प्रश्न आते हैं, आप सभी मित्र इस वीडियो को प्रेम से देखिए, नोट्स बनाइए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, बुरा लगे तो भी कमेंट में बताइए। आइए मित्रों, आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है संस्कृत साहित्य का इतिहास, और संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें प्रमुख कवि, उस कवि के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं और उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और उन रचनाओं की क्या विशेषता है दोस्तों, आज सब हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। और मित्रों, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। आइए मित्रों, हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। जब संस्कृत साहित्य की बात की जाती है तो दोस्त कालिदास का नाम ना लें, ये हो नहीं सकता। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ कवि सिर्फ गद्य लिखे हैं, कुछ महाकाव्य लिखे हैं, कुछ नाटक लिखे हैं, लेकिन जो क्रिकेट की भाषा में आप लोग, जो क्रिकेट में जो बैटिंग कर ले, जो बॉलिंग कर ले, जो कीपिंग कर ले, जो फील्डिंग कर ले, उसे ऑलराउंडर कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य के ऑलराउंडर हरफल मौला खिलाड़ी हैं कौन? कालिदास। तो कालिदास का नाम सुनते ही लोग संस्कृत ध्यान में ले लेते हैं। कुछ लोग अगर ये मैं कहूँ कि कालिदास का मतलब ही संस्कृत, तो दोस्तों ये अतिशयोक्त नहीं होगा। आज ऐसे ही महान हस्ती के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम महाकवि कालिदास के बारे में कुछ चीज़ जानेंगे। कहते हैं कुछ किताबों में ऐसा मिलता है, लेकिन दोस्त ये प्रमाणिक नहीं है, कि कालिदास अपने बाल्यावस्था में अत्यंत मूर्ख थे। और गांवों में यह कथा प्रचलित है दोस्त कि इनकी मूर्खता इतनी ज़्यादा थी कि वह जिस वृक्ष के जिस डाल पर बैठे थे दोस्तों, उसी डाल को काट रहे थे। बगल का नगर था, उस नगर की एक राजकुमारी थी दोस्तों। राजकुमारी का नाम था विद्योत्तमा। और विद्योत्तमा नाम की जो राजकुमारी थी ना, वह शस्त्र शास्त्र में पारंगत थी, अर्थात परम विदुषी थी। उसे शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाता था। और जिसके अंतर्गत इतना सुंदर हो, स्त्री रूपवान हो, स्त्री विदुषी हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अहंकार आ जाता है। तो विद्योत्तमा ने राज में ये घोषणा करवा दी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, उसी के साथ वह अपना स्वयंवर रचाएगी, मतलब उन्हीं से वह विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा के स्वयंवर का पता अन्य राजाओं और विद्वानों को चला, तो सभी राजा उस विद्योत्तमा नामक विदुषी और परम सुंदरी से विवाह की अभिलाषा से उसे शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि विद्योत्तमा इतनी विदुषी थी कि उसके प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं होता था। तो जब कोई विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ की प्रक्रिया में दोस्तों हार जाता था, तो विद्योत्तमा उन्हें अपमानित करके राज्य से बाहर निकालती थी। ब्राह्मण वर्गों को, विद्वान जनों को स्त्री के द्वारा किया गया, विद्योत्तमा के द्वारा ये किया गया, यह अपमान सहन नहीं हुआ।
तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि किस प्रकार से विद्योत्तमा से हम लोग बदला ले। इसी प्रतिशोध की भावना से युक्त होकर उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए एक ऐसे वर की तलाश करने लगे जो परम मूर्ख हो। जब ये सभी विद्वानगण वन मार्ग से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बालक जो ब्राह्मण बालक है, एक बालक जो एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ है और उसी डाली को काट रहा है जिस डाली पर बैठा हुआ है। ब्राह्मणों ने समझ गया कि इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा और उन्होंने सोचा कि अगर इस परम मूर्ख से विद्योत्तमा जैसी विदुषी का विवाह करा दिया जाए तो विद्योत्तमा की जिंदगी नरक हो जाएगी और हम लोगों का बदला पूरा हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने उस बालक से कहा कि बाबू आप उतरो, हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। कालिदास परम मूर्ख थे, इसी कारण से कालिदास का विवाह मित्र नहीं हो रहा था। विवाह की अभिलाषा में कालिदास जब वृक्ष से उतरते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे, परंतु एक शर्त है मित्रों, तुम कुछ बोलोगे नहीं। कालिदास सोचते हैं अगर हमारे ना बोलने से हमारा विवाह होता है तो हम आपकी बात मानते हैं मित्रों, हम गुरुजी लोग कुछ बोलेंगे नहीं। कालिदास को ब्राह्मणों की वेशभूषा में सजाया जाता है, चंदन टीका लगाया जाता है और सभी ब्राह्मण कालिदास को विद्योत्तमा के राज दरबार में उपस्थित करते हैं और विद्योत्तमा से उनका परिचय देते हुए कहते हैं ये हमारे गुरुजी हैं, परम विद्वान हैं और आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। विद्योत्तमा उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी विद्वानों ने कहा कि हमारे गुरुजी इस समय मौन धारण किए हुए हैं, वह आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे लेकिन मौखिक नहीं, सांकेतिक देंगे। इसीलिए मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि कौनो काम सांकेतिक नहीं करना चाहिए, या तो मौखिक करना चाहिए या तो लिखित करना चाहिए। विद्योत्तमा जो परम विदुषी और परम सुंदरी होती है, कालिदास से सांकेतिक शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है। विद्योत्तमा कालिदास के तरफ एक उंगली दिखाते हुए यह पूछने का प्रयास करती है कि संसार में ईश्वर एक हैं, लेकिन कालिदास जी विद्योत्तमा के एक ईश्वर माने एक उंगली दिखाने पे समझते हैं कि ये विद्योत्तमा मेरे एक आँख को फोड़ने वाली है, फोड़ने को कह रही है। कालिदास गुस्सा में एकदम मुंह लाल पीला हरा करके अपने दोनों उंगली दिखाते हैं, मतलब अपने में कहते हैं तुम हमारा एक आँख फोड़ो, हम तुम्हारा दोनों आँख फोड़ेंगे। फिर विद्वान सब जो पीछवा कालिदास के बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि आपने पूछा है कि ईश्वर एक हैं और हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। मैंने आपके एक का उत्तर हमारे गुरुजी कितना दिए हैं? 2 दिए हैं। फिर विद्योत्तमा उनसे कहती है 5 उंगलियां दिखाती हैं। माने विद्योत्तमा ये पूछती है कि जो शरीर है उसमें कितने तत्व हैं। तो आप लोगों ने रामचरितमानस का वो चौपाई सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। माने ना मनुष्य के शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में 5 तत्व होते हैं। रामचरितमानस का उल्लेखनीय फिर सुना रहा हूँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
ये विद्योत्तमा पूछनी चाहती है क्या मनुष्यों के शरीर में 5 तत्व होते हैं? कालिदास फिर कह रहे हैं। तो कालिदास इन 5 उंगलियों का मतलब समझते हैं कि ये लड़की मुझे झापड़ से मारना चाहती है। तो कालिदास एकदम गुस्सा में उन्होंने कहा ऐसे कि हम तुमको मुक्का से मारेंगे। तो विद्वानवा जो पिछवा बैठे थे उन लोगों ने कहा कि आपने कहा है कि इस सजीव वस्तुओं में कितने तत्व हैं? 5। तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ये 5 तत्व ही मिलकर किसी जीव का निर्माण करते हैं। माने 5 तत्व मिलकर कै बन जाते हैं? 1 हो जाते हैं। इस प्रकार से शास्त्रार्थ होता है। अंत में उल्टा सीधा तर्क करके सारे विद्वान विद्योत्तमा को सिद्ध कर देते हैं कि आप हार गई। विद्योत्तमा हार जाती हैं और परिणाम स्वरूप मूर्ख कालिदास से विदुषी विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है। विवाह के कई दिनों के बाद कालिदास बोलते नहीं हैं, तब तक उनके मूर्खता का पता नहीं चलता। और मैं हमेशा अक्सर क्लास में कहता हूँ, अपंडितानां विभूषणं मौनम, अपंडितानां विभूषणं मौनम। माने मूर्ख जनों की आभूषण होते हैं कि वह चुप रहे। मूर्ख आदमी तभी तक सुशोभित होता है जब तक वह बोलता नहीं है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभा में मूर्ख आदमी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कालिदास एक दिन बोल देते हैं और ऊट की जगह पर, उष्ट की जगह पर उठ उठ बोल देते हैं। विद्योत्तमा समझ जाती है कि जिनसे हमारा विवाह हुआ वही कोई विद्वान आदमी नहीं है, मूर्ख आदमी है। विद्योत्तमा बड़ी कुपित होती है और गुस्सा होकर कालिदास को घरवा से दोस्त निकाल देती है। वो कालिदास जो अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और वही पत्नी जब उनको निकाल देती है तो कालिदास एकदम सैड हो जाते हैं और जाते हैं। मार्ग में काली जी का मूर्ति होता है और लोग बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा विदित है कि उसी काली जी की मूर्तियाँ पर ना अपना सिरवा पटक 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 देते हैं और उन्हीं की तपस्या करते हैं। और जब काली माता उन पे प्रसन्न होती हैं तो दर्शन देती हैं और दर्शन मात्र से कालिदास की बुद्धि खुलती है। इसीलिए जिस लड़कवा का नाम कालू था, काली जी का सेवक थे, काली जी के दास थे, तो कालू नाम के लड़कवा का नाम पड़ गया कालिदास। काल्यादासः इति कालिदासः। मन काली जी के सेवक होने के नाते कवि जी का नाम क्या पड़ा? कालिदास। और कहते हैं मित्रों कि कालिदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में श्रीलंका गए थे, जहां उनका एक मित्र रहता था कुमारदास। वहाँ पर धन की इच्छा से, धन की अभिलाषा से एक वैश्या के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कालिदास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ हैं। अब प्रश्नोत्तरी के दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ, आप सभी प्रश्न पूछेंगे। कालिदास के जीवन पर से कुछ प्रश्न आते हैं, देखो कैसे आएंगे। अगर पूछे कि महाकवि कालिदास के पत्नी का क्या नाम है, तो अगर आप कहानी सुने हो तो क्या बोलोगे? विद्योत्तमा। और विद्योत्तमा के जो पिताजी थे ना, उनका नाम था शारदानंद। पत्नी का पिता पति का ससुर होता है। तो कब क्वेश्चन आएगा कि कालिदास के ससुर का क्या नाम है? शारदानंद। और विद्योत्तमा के पिता का क्या नाम है? शारदानंद। फिर पूछता है कि कालिदास के मित्र कौन थे, तो बोल देना कि कालिदास के मित्र श्रीलंका के राजा कुमारदास थे। कहाँ के राजा थे? श्रीलंका के राजा कुमारदास। वहीं पर अपने मित्र से मिलने गए थे कालिदास, और यहाँ एक वेश्या के द्वारा कालिदास की हत्या हो जाती है। कालिदास के समय में, अरे हम तो कहते हैं तो कि कालिदास का कुछ भी जानकारी सही नहीं है दोस्तों।
फिर भी अनेक विद्वानों ने तर्क के माध्यम से ये बताया है कि कालिदास जी का जो समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। ये एक्यूरेट नहीं है, बोल दिया लगभग ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। कालिदास इतने महान हस्ती होते हैं दोस्तों कि कालिदास, जब जानते हैं जब कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है, महान हो जाता है, उन्नति कर लेता है, तो उसे अपना बताने वाले हजार होते हैं, और जब उसका दुर्दशा होता है ना तो कोई उसे अपना नहीं मानता है। ऐसा हमने अपने जीवन में अनुभव किया है मित्रों। फिर भी देखो, कालिदास जब मूर्ख थे तो कोई भी उन्हें अपना कहने वाला नहीं था, लेकिन जब कालिदास महान व्यक्ति बनते हैं तो जहाँ लोग, विद्वानों ने, कुछ लोगों ने कहा कि वह उज्जैनी के हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वह कश्मीर के हैं, बंगला के लोगों ने कहा कि वह बंगाल के हैं, लेकिन कालिदास के विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने से ये पता चलता है कि कालिदास एक शहर उज्जैनी, शहर का नाम है मित्रों उज्जैनी, उज्जैनी का वर्णन अपने ग्रंथों में बहुत किया है। मतलब आदमी अपने गांव, अपने शहर का ज़्यादा नाम लेता है, चूँकि उनके समस्त ग्रंथों में उज्जैनी का नाम सबसे ज़्यादा है, इसलिए विद्वान कहते हैं कि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी मतलब उज्जैन में। फिर भी कुछ विद्वान इसको कश्मीर का मानते हैं, कुछ विद्वान इनको दिल्ली का मानते हैं, और कुछ विद्वान इनको बंगला का मानते हैं। फिर भी अगर एज ए टीचर हमको बताना पड़ेगा तो ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था, जिसको आज उज्जैन कहते हैं। कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रचना का नाम बताओ कितना होता है? 7। एक बात तो मैं मित्रों आपको बता दूं, मेरे निजी अनुभव है और हमारे संस्कृत के महाकवियों का भी अनुभव है। जो काम पत्नियां कर सकती हैं वो काम दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। कालिदास इतने मूर्ख आदमी, उनको विद्वान बनाने में अगर सबसे ज़्यादा कोई अभिप्रेत की है तो उनकी पत्नी। इसीलिए गौवा का लड़का जब पगलाते हैं, लड़कियां पगलाती हैं, तो हर बूढ़ा समझदार आदमी कहता है कि कर बियाह करा दो। मन बियाह करा देने के बाद, विवाह के बाद लड़का लड़किया का बुद्धिया खुल जाती है। तो कालिदास की भी बुद्धि खुली कब? बियाह के बाद। मन तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही है, मतलब अपने माऊ से कहो कि तुम्हारे क्या करा दें, विवाह करा दे। मस्ती में भी बोले हैं और सही भी बोले हैं। तो मैं कालिदास की संक्षिप्त जानकारियाँ दोस्तों अभी मैं आपको दे रहा था। कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्तमा, ससुर का नाम है शारदानंद, मित्र हैं कुमारदास, समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, स्थान है उज्जैनी, और प्रमुख रचनाएं इनकी 7 हैं। और साथ ही साथ जान लो दोस्तों कि उज्जैनी के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के सभा रत्न कितने थे? 9। इतिहास में एगो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि विक्रमादित्य के सभा रत्न कितने थे? तो बोलोगे 9 रत्न थे। और 9 रत्नों में प्रमुख रत्न थे कालिदास। माने कालिदास विक्रमादित्य के राजाश्रित कवि थे। माने कालिदास किस राजा के सन्निध्य में रहते थे? तो मैंने विक्रमादित्य। क्वेश्चन आवे किस राजा के 9 रत्नों की रचना, 9 रत्न थे? बोलबो विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न थे गुरुजी कालिदास। याद रखिएगा, जूनियर वाली साफ टेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं 7, इन 7 रचनाओं में कुछ रचना महाकाव्य है मित्र, कुछ रचना खंड काव्य हैं और कुछ नाटक है। इस श्यामपट पर मैंने इनकी 7 प्रमुख रचनाओं को मैंने सबसे पहले महाकाव्य लिया है। कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है। पहली महाकाव्य का नाम है रघुवंश महाकाव्य और दूसरे का नाम है कुमार संभवम। कालिदास ने 2 गीति काव्य या खंड काव्यों की रचना की है। पहले का नाम है मेघदूतम, दूसरे का नाम है ऋतु संहारम।
कालिदास ने 3 प्रमुख रचनाओं नाटक है जिनका नाम है विक्रमोवंशीयम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्त, परंतु कुछ लोग अन्य भी रचनाएं कालिदास की ही मानती हैं। उसमें एगो है काली स्त्रोत, ये कालिदास की रचना मानी जाती है। गंगाष्टक, राक्षस काव्य, ज्योति विदा भरणम, श्रुतबोध, ये भी रचनाएं कालिदास की मानी जाती हैं। लेकिन मित्र इसमें कुछ लोग संदेह करते हैं कि ये दूसरे कालिदास रहे होंगे, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। लेकिन ये जो 7 रचनाएं लिखे हैं, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम और विक्रमोवंशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस 7 को महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। और जितने सुपर टेट संस्कृत वाले मुझे देख रहे हैं और हिंदी वाले देख रहे हैं, इस क्लास से डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि प्रश्न बनने ही बनने हैं। अब जा रहा हूँ साहित्य पढ़ाने दोस्तों, एकदम चाँप कर देखिए, अच्छा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मित्रों तक पहुँचाइए। अपना भला भला जग मोही, इस सोच के मत रहिएगा कि सिर्फ अपना ही भला हो। अपना भला करिए, दूसरे का भी भला करिए। सबसे पहले दोस्त हम लिख रहा हूँ महाकाव्य। कालिदास ने कुल कितने महाकाव्यों की रचना की? तो बोल दिया कि कालिदास के महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। प्रथम महाकाव्य का नाम है रघुवंश महाकाव्य। सबसे पहले दोस्त हम रघुवंश महाकाव्य आपको पढ़ाना। सर्गबंधो महाकाव्यम, आपको बहुत मैं नहीं पढ़ाना चाहता, ऐसे जान लीजिए कि महाकाव्य किसमें अनुबंधित होता है? सर्गों में होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यूपीटीजीटी जब होता है ना दोस्त, यूपीटीजीटी, तो एक क्वेश्चन आता है कि रघुवंश महाकाव्यम किस विधा की रचना है? तो बोल देना महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्यम में बताओ सर्ग पूछे तो कितने सर्ग हैं? तो बोल देना 19 सर्ग हैं। दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। रघुवंश किस विधा की रचना है? तो बोल देना महाकाव्य है। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो बोल देना 19 सर्ग हैं। और रघुवंश इस किताबिया का नाम इसलिए है क्योंकि रघुकुल में उत्पन्न हुए जितने भी राजा हैं, उन सभी राजाओं का वर्णन कालिदास ने इस किताब में लिखा है। दिलीप से लेकर राजा दिलीप से लेकर अग्निबणप तक लगभग 31 राजाओं का वर्णन रघुवंश में कालिदास ने किया है। क्वेश्चन आएगा दोस्त कि रघुवंशम किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग है। और रघुवंश में किन वंश के उत्पन्न राजाओं का वर्णन? तो बोल दिया इक्ष्वाकु वंश, बोल दिया सूर्यवंश, बोल दिया रघुवंश, ये राम जी के खानदान का वंश है। और रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? होश में बच्चों, कितने राजाओं का? 31। रघुवंश महाकाव्य में कुल 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। यहाँ आना है सुपर टेट में, पक्का बता ही रहा हूँ। रघुवंश महाकाव्यम किस विधा की रचना है? महाकाव्य। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है? 31, जिसमें राजा दिलीप के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम। ये सिस्टम याद रखने का मित्रों। मैं बोला हूँ कि पहले राजा का नाम था दिलीप, फिर दिलीप के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम। ये सिस्टम पूछ लेता है मेरे मित्रों, ये सिस्टम याद रखिएगा। और रघुवंश महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन है ना, तो 31 गो नायक होंगे। परंतु रघुवंश महाकाव्य में दोस्तों अगर तुमसे पूछे कि नायक कौन है, तो रघुवंश महाकाव्यम का नायक बोलिएगा श्री रामचंद्र जी हैं। और सीता कौन है? नायिका। रघुवंश में राम हैं
और रघुवंश का नायक कौन है? तो बोल देना राम। और रघुवंश का अगर आपको नायिका पूछे तो क्या बोलोगे? सीता। और रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? 19। और रघुवंश में अगर पूछे कि बताओ कवन रस है, तो रघुवंशी सभी राजा वीर होते थे। तो रघुवंश में अगर आपको रस पूछे तो समस्त लड़के वीर रस मार कर आएंगे। ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं गा रहे हैं, आप सभी नोट्स बना लो। रघुवंश महाकाव्यम किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग है। रघुवंश में कितनी रघुवंशी राजाओं का वर्णन है? 31। कहाँ से लेके? दिलीप राजा से लेके अग्निवर्ण तक। सिस्टम बताओ। दिलीप, रघु, अज, दशरथ और राम पूछता है। और रघुवंश महाकाव्यम का नायक कौन है? राम। नायिका कौन है? सीता। रस कौन है? बोल देना वीर रस। मित्रों, गर्दा मचाने वाले हो परीक्षा में, आप एकदम पढ़ कर आइए। दूसरे नाम का है कुमार संभवम। कुमार संभवम किस विधा की रचना है? बोलोगे महाकाव्य। कुमार संभवम किसकी रचना है? बोलोगे कालिदास की रचना है। कुमार किसको कहते हैं दोस्त? तो शिव जी के दूगो लड़का। पहला लड़का का नाम कुमार कार्तिकेय, मने कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। और लड़का जन्मते हीरो नहीं होता। कुमार संभवम का नायक पूछे तो लिख देना भगवान शिव, और नायिका पूछे तो लिख देना माता पार्वती। और कुमार संभवम का फल का है कार्तिकेय भगवान का जन्म वर्णन। कुमार संभवम कालिदास की रचना है, ये महाकाव्य है। और कुमार संभवम में कुल कितने सर्ग है दोस्त? 17। कुछ विद्वान कहते हैं कि कुमार संभवम के मात्र शुरू के 8 सर्ग कालिदास लिखे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर आज आप लोगों को, अगर कुमार संभवम में सर्ग आए तो मार देना 17। कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। नायक कौन है? बोल देना शिव। और नायिका कौन है? पार्वती। और मित्रों, ये किस प्रकार की रचना है? बोल देना महाकाव्य। और किसकी रचना है? तो बोल देना कालिदास। और सुनो गुरुजी, महाकाव्य 2 हैं जिनका संक्षिप्त ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया। अब कालिदास ने गीति काव्य और खंड काव्य। सुनो ना दोस्त, महाकाव्य में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन होता है, पूरा कहानी होती है, पूरे वंश की परंपरा होती है। खंड काव्य वो होता है जिसमें कहानी का बहुत छोटी से हिस्सा दिखाया जाए। और खंड काव्य को चूंकि हम लोग गा लेते हैं, इसीलिए इसको गीति काव्य कहते हैं। महाकाव्य कालिदास ने खंड काव्य या गीतो काव्य की कितनी रचना की? 2। एक का नाम है मेघदूतम, एक का नाम है ऋतु संहारम। दोस्त, ये मेघदूतम बहुत मस्त है हो। मेघ मने बादल, दूतम मने दूत। ऐसी कहानी है इसमें जिसमें बादल दूत का काम करता है, किसी का संदेह। इसका संक्षिप्त कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक यक्ष था जिसका नाम हेममाली था, और एक यक्षिणी थी जिसका नाम विशालाक्षी था। यक्ष का नाम था मित्रों हेममाली, और यक्षिणी का नाम था विशालाक्षी। यक्ष जो था वह धन का जो स्वामी है कुबेर, यक्षों के जो राजा हैं कुबेर, धन के जो स्वामी हैं कुबेर, देवताओं के जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं कुबेर, उनके सेवक था यक्ष। वह यक्ष के लिए सुबह और शाम के पूजा करने के लिए मान सरोवर से स्वर्ण कमल लाया करता था। यक्ष का यक्षिणी से नया नया विवाह हुआ होता है दोस्तों। अब विवाह के नए नए में लोग भुला जाते हैं। यक्षवा बेचारा डिप्टिया पर नहीं जाता, और रतिया में हाथी आती है और मान सरोवर में खिलने वाले समस्त स्वर कमलों का विनाश कर देता है। और यक्षवा न दोस्त कुबेर भगवान के लिए स्वर्ण कमल नहीं ले जा पाता। तो यक्ष पता लगवाते हैं कि किस कारण से यक्ष हमारे पूजा के सामग्री को नहीं लाया। तो पता चलता है बेचारे का विवाह हुआ, उसी में भुला गया है।
तो कुबेर यक्ष को श्राप दे देते हैं कि तुम अपनी प्रिया यक्षिणी से 1 साल के लिए दूर हो जाओ। बेचारा श्राप जब उसको लग जाता है तो पृथ्वी पर आ जाता है, उसकी सारी दैवी शक्ति समाप्त हो जाती है। 8 महीना बीत गया होता है दोस्त, 4 महीना होता है, बादल का मौसम आ जाता है, बरसात का मौसम, और जितना प्रेमी प्रेमिका वाला हो तुम देख रहे हो, बादल को देखते ही मन में कुछ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हो जैसे ही बरसात के पहले दिन वह यक्ष मेघ को देखता है कि उसका जो जहाँ से वो आया था यक्षवा ना, वह उत्तर दिशा में अलकापुरी थी जहाँ पर उसकी यक्षणियाँ रहती है। तो दक्षिण दिशा से चला हुआ बादल उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो सोचता है कि हमारा संदेश तो कोई लेकर जाएगा नहीं, इसी को अपने मन की बात बतावें और बदला लेके हमारे यक्षिणी को संदेशवा कुल जाकर बताएगा और वहाँ का भौवा हमको बताएगा। इसीलिए हम कहते हैं हो क्लासवा में पढ़ाते समय कि प्यार में पगलाया हुआ व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। देख लो मेघदूतम का यक्षवा भी अपना संदेशा भेजवाता है, कैसे? बादल से। और बादल की संरचना आप बता दूं, धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात क्व मेघ। बादल तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, धूम ज्योति सलिल और मरुत। वह किसी संदेश को नहीं ले जा सकता, चूँकि यक्षवा प्रेम में पगलाया होता है, इसीलिए अपनी कुलबतिया बता देता है और सभी जानते हैं कि उस संदेशवा लेकर जाएगा नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने हमारे मित्र इस सब कार्यों में पड़े हुए हैं वो सावधान हो जाए, गड़बड़ा जाएगा। और सुनो ना दोस्त, इसका जो मंगलाचरण है, एक लाइन मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमात सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु। मित्रों, जो ये श्लोकवा सुना रहा हूँ ना, ये मेघदूतम का पहला श्लोक है। हो इसमें बताया गया है कोई यक्ष अपनी यक्षिणी से कार्य में प्रमाद कर देता है, अपने कर्तव्य में प्रमाद कर देता है, इसलिए अपने यक्षिणी से दूर हो जाता है। वह 8 महीने बिता लिया होता है। 4 महीने पहले वो बादल को देखता है और बदला जा रहा था अलकापुरी जहाँ पर उसकी यक्षिणियाँ होती है, तो अपने मन के भाव को बताना चाहता है। चूँकि कालिदास ना वियोगी आदमी थे, अपने पत्नी से के द्वारा डांट कर भगाए गए थे, तो उनके अंदर सैड भाव था ना, इसीलिए किताबवा लिखे हैं मेघदूतम। एक बादल का भाव ना बाबू, ये कालिदास का है। तो मेघदूतम से क्वेश्चन बने कि मेघदूतम किस विधा की रचना है, तो बोल देना गीत काव्य। इसको मैं गा कर अव्य दिखाया हूँ ना, इसीलिए इसको गीत काव्य कहेंगे। इसमें पूरी कहानी नहीं है, बहुत हल्की सी कहानी है, इसलिए कवन काव्य है, खंड काव्य है। और गुरुजी इसमें कोनो दूत काम के, इसलिए इसको दूत काव्य भी कहेंगे और इसे संदेश काव्य भी कहते हैं। मेघदूतम के 4 नाम हैं, खंड काव्य, गीत काव्य, संदेश काव्य, दूत काव्यम। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष। नायिका कौन है? यक्षिणी। प्रतिनायक कौन है? कुबेर। कर लेंगे दोस्तों। और मेघदूतम को कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। एगो पूर्व खंड है, एगो उत्तर खंड है। पूर्व खंड में 63 श्लोक है, उत्तर खंड में 52 श्लोक है, कुल 115 श्लोक है। कुछ विद्वान इसमें 121 श्लोक भी मानते हैं। चूँकि आप लोगों से पूछा जाए कि मेघदूतम में मुख्यतः कितने श्लोक हैं, तो 115 मारोगे। पहले खंड में
63 और दूसरे में 52 है। ऋतु संहारम जो इनकी रचना है दोस्तों, ऋतु संहारम जो रचना है वह किस विधा की है? तो बोल देना गीति काव्य किस की है? खंड काव्य है ये। ऋतु संहारम की विधा पूछे तो गीति काव्य भी कह सकते हो, खंड काव्य भी कह सकते हो। ऋतु संहारम में कालिदास ने भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। और ऋतु संहारम में कुल कितने श्लोक हैं दोस्त? 144 श्लोक है जिनमें भारत में पाई जाने विभिन्न ऋतुओं का वर्णन उन्होंने किया है। माने प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे कालिदास, और प्रकृति पर समर्पित ग्रंथ का नाम है ऋतु संहारम। और ये किसकी रचना है? कालिदास की। आइए इनके नाटक की बात करते हैं। कालिदास के प्रमुख 3 नाटक हैं हो। पहले नाम का नाटक है विक्रमोर्वशीयम। नाटक को अंकों में बांटा जाता, महाकाव्य को सर्गों में बांटा जाता। तो नाटक को अंकों में बांटा जाता है तो पहला ही क्वेश्चन आ गया कि विक्रमोर्वशीयम में बताओ कितने अंक हैं? 5। विक्रमोर्वशीयम किस विधा की रचना है? नाटक की रचना है। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? विक्रम। और नायिका कौन है? उर्वशी। इतने पढ़ के जाना दोस्त। विक्रमोर्वशीयम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम में 5 गो अंक है। विक्रमोर्वशीयम का नायक विक्रम है और नायिका उर्वशी है। और इस नाटक में कालिदास ने विक्रम और उर्वशी के प्रेम का वर्णन किए हैं, वियोग का वर्णन किए हैं और संयोग का वर्णन किए हैं। कालिदास प्यारो किए थे, कालिदास का वियोगो हुआ था, कालिदास का संयोगो हुआ था। इसीलिए अपने जिंदगी में कालिदास के संग जो जो हुआ अपने अपने ग्रंथों में पहले प्यार कराए, फिर वियोग कराए, फिर संयोग कराए। तो इनके किताबिया का नाम है विक्रमोर्वशीयम। ये नाटक है, कालिदास की है, 5 अंक है, विक्रम नायक है, उर्वशी नायिका है। ये समाप्त हुआ। मालविका अग्निमित्रम भी गुरुजी इनका नाटक है, इसमें भी कितने अंक है? 5। मालविका अग्निमित्रम कस्य नाटकम, महाकवि कालिदास की किस विधा की रचना है? नाटक है। कितने अंक हैं? 5। और नायिका का नाम है मालविका और नायक का नाम है अग्निमित्र। इसमें भी अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का, संयोग का, वियोग का वर्णन है। कर लेंगे दोस्त। कालिदास के प्रत्येक नाटक में न दोस्त पहले प्यार कराते हैं, फिर वियोग कराते हैं, फिर संयोग कराते हैं। एक क्वेश्चन आ जाए कि नाटक सुखांत होने चाहिए कि दुखांत? जो तुम लोग फिल्म देखते हो ना दोस्तों, ये नाटक ही है। अच्छा, कोई फिल्म देखने के लिए गए तुम लोग, और हीरो हीरोइन में से को मर गया, मूड सैड हो जाता है ना। इसीलिए कालिदास के जो नाटक है वो उसका जो अंतवा होता है वह सुखांत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नाटक कैसा होना चाहिए? बोल देना सुखांत होना चाहिए। कालिदास के समस्त नाटक कौन है? बोल देना सुखांत हैं। और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। अरे अभिज्ञान शाकुंतलम से बढ़िया कोनो नाटक नहीं हुआ है दोस्तों। इसी में कहा गया है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेस्ति न मामुपस्थितम्। ये श्राप वाला श्लोकवा है दोस्तों। और इसी में मैं श्लोक वैसे भूल रहा हूँ, गा ले रहा हूँ लेकिन भूल रहा हूँ सर। और ये परकीय माने स्त्री जो होती है, कन्या जो होती है, वास्तव में पराया धन होती है। इसी में लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की रचना है? नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत है।
अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का फल कौन है? भरत है, जिसका नाम सर्वदमन होता है। शकुंतला और दुष्यंत के संयोग से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम क्या है? भरत है। और भरत के बचपन का क्या नाम है? सर्वदमन। और उसी भरत के नाम पर देश का नाम गुरु जी क्या पढ़ा था? भारत पढ़ा था। और इसमें कितने अंक हैं? 7। पहले अंक का नाम है आश्रम निवेश, पहला नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे का नाम है आश्रम निवेश, तीसरे का नाम है मिलन अंक, चौथे का नाम है विदाई अंक, पांचवे का नाम है प्रत्याख्यान अंक, छठवें का नाम है पश्चाताप अंक और सातवें का नाम है पुनर्मिलन। मित्रों, आपको मैं ये बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी इतने जानो परीक्षा के दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की रचना है? बोल देना नाटक। किसकी रचना है? बोल देना कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछे तो बोल देना दुष्यंत, नायिका पूछे बोल देना शकुंतला। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम का बोल देना सर्वदमन। सर्वदमन किसका नाम था? बोल देना भरत। वही भरत जिसके नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? भारत। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है? बोल देना 7। इसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम का, वियोग का एवं संयोग का वर्णन है। तीनों में देखो, पहले प्यार हुआ, फिर वियोग हुआ और फिर संयोग हुआ। इसीलिए नाटकवा दुखांत हुआ कि सुखांत। जौने नाटक के अंत में हीरो हीरोइन मिल जाए, नायक नायिका मिल जाए, वो सुखांत होते हैं। तो तीनों नाटक किसके हैं? कालिदास के हैं। तीनों सुखांत है। नायक नायिका कर लेंगे, गर्दा मचाने वाले हो मेरे मित्रों। और कालिदास की प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। काली स्त्रोत है, गंगाष्टक है, राक्षस काव्यम है, ज्योति विदा वर्णम है और श्रुतबोध है। ये भी कालिदास की रचनाएं मानी जाती, परंतु ये कोई प्रमाणिक नहीं है। मित्रों, मैं तीव्र गति से आपको साहित्य पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये साहित्य के क्षेत्र में प्रथम वीडियो था। आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीज़ का मैप बना लीजिएगा। मित्रों, हो सकता है कि इस पे जगह ना हो तो मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि हमारी कोचिंग अभी धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो उतना साधन नहीं है कि मैं कंप्यूटराइज सब कर दूं। लेकिन आपको एक एक हेडिंग लिखा हूं जिसके बारे में व्याख्या किया हूं। जितना प्रश्न पूछा हूं सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हिंदी सुपर टेट जो परीक्षा है, संस्कृत सुपर टेट, उनके लिए तो ये सोचो कि अमृत वाली क्लास है। जितने यूपी टेट वाले हो उनके लिए और अमृत वाली क्लास है। साहित्य पूछा जाए, कालिदास ना पूछे, ये हो नहीं सकता। तो 7 गो रचनाएं और 7 5 13 गो रचनाएं के रचनाकार कालिदास है। कालिदास और कालिदास के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दिया। अन्य जानकारियाँ अन्य वीडियो में आप अपने मित्रों को शेयर करिएगा। नमः संस्कृताएं। माता रानी का आप पे आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।